हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 8 को पढ़ने जा रहे हैं, बायोलॉजी का। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 8 को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमें बताया गया कि हेल्थ जो है पुराने ज़माने में किस तरीके से कंसिडर किया जाता था। तो उस समय बोला जाता है कि 4 तरह का ह्यूमर होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, देयर आर 4 ह्यूमर्स इन आवर बॉडी। पहला होता था एक ब्लड, ठीक है। उसके अलावा होता था येलो बाइल, और एक होता था ब्लैक बाइल, ठीक है, ब्लैक बाइल। और एक होता था फ्लेम, ठीक है। फ्लेम को हम लोग कफ भी बोल सकते हैं। फ्लेम का स्पेलिंग एक्चुअली ऐसे होता था, यहाँ पे पी और जी दोनों साइलेंट रहता था, ठीक है। तो इस तरीके से 4 तरह के ह्यूमर होते थे। एक होते थे ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल और फ्लेम। फ्लेम यानी कि कफ, ठीक है। तो ऐसा कंसीडर किया जाता था, health for a long time was considered as a state of a body and mind where there was imbalance of certain बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स, ठीक है। मतलब ये चारों ह्यूमर्स जो होते थे, 4 तरह के जो ह्यूमर अभी हम डिस्कस किए, ये चारों जब बैलेंस में रहते थे तब हम लोग बोलते थे कि हेल्थ इसका सही है। तो काफ़ी समय तक इस तरीके से कंसीडर किया जाता रहा। ग्रीक के बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, मतलब उस ज़माने के जो भी फिलोसफर थे, तो जैसे हिपोक्रेटस हो गया, यहाँ तक कि इंडिया के जो आयुर्वेद सिस्टम में है मेडिसिन, वहाँ भी यही बात बताया गया था कि हमारे शरीर का चारों ह्यूमर जब तक बैलेंस में रहता है तब तक हम बोलते हैं वो हेल्दी है। यदि इसमें से इम्बैलेंस आ जाता है तो उसको बोला जाता है कि वो अनहेल्दी हो गया, यानी कि उसको बीमारी कुछ हो गया है, वो बीमार पड़ गया है। ऐसा बोला जाता था कि जिसके पास ब्लैक बाइल होता है, इट वॉज थॉट दैट पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनॉलिटी एंड वुड हैव फीवर्स। तो बोला जाता था कि जिसके पास ब्लैक बाइल होता है, जिस आदमी के पास, जिस पर्सन के पास, उसको फीवर रहता है, ठीक है। मतलब फीवर का रीज़न माना जाता है कि ब्लैक बाइल का प्रेजेंस होना। हालांकि ये आइडिया बाद में मतलब कि इसको निगलेक्ट कर दिया गया इस आइडिया को। ये काफ़ी जो मतलब ये जो आइडिया था एक थॉट के बेसिस पर था, इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं था, साइंटिफिक बेस नहीं था। विलियम हॉर्वे के द्वारा जब डिस्कवरी किया गया ब्लड के सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन का जब डिस्कवरी किया गया विलियम हॉर्वे के द्वारा, ठीक है, तो वहाँ पे बताया गया, जब थर्मोमीटर बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया गया, और तो वहाँ पे इस थ्योरी को मतलब निगलेक्ट कर दिया गया कि ऐसा नहीं है कि ब्लैक बाइल जिसमें होगा उसी को जो है मतलब फीवर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बताया गया विलियम हॉर्वे के द्वारा आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। उसके बाद के वर्षों में देखा जाए, इन लेटर ईयर बायोलॉजी स्टेट दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड इंड्रोसाइन सिस्टम आर इम्यून सिस्टम डेट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आवर हेल्थ। तो कहा जा रहा है कि हमारा ये सही था, जैसे यहाँ पे बताया गया था कि हमारा जो माइंड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे था स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, ठीक है, मतलब माइंड का प्रेजेंस, मतलब माइंड का एक स्थिति। तो कहा जा रहा है कि इस बात सही है कि हमारा माइंड जो हमारे हेल्थ को मतलब कि कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस पहुंचाता है, इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन जो मेन है हमारा इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम के सहारे ही जो हमारा बॉडी जो डिफरेंट डिजीज से लड़ता है, डिफरेंट जो पैथोजेंस आते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में इंटर करते हैं, उनसे लड़ता है, वो हमारा इम्यून सिस्टम है। हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। तो कहा जा रहा है कि माइंड और मेंटल स्टेट जो है हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन हेल्थ को और मेन क्या क्या अफेक्ट होता है? ऑफकोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाई, तो सबसे पहले होता है जेनेटिक डिजॉर्डर। जेनेटिक डिजॉर्डर से हेल्थ अफेक्ट होता है। जेनेटिक डिजॉर्डर में क्या आता है? तो डिफिशियंसीज विथ विच अ चाइल्ड इज बॉर्न। तो यदि बच्चा जो है किसी डिफिशियंसी के साथ जन्म लिया है, उसके जन्म समय से ही कोई ऑर्गन नहीं है, या फिर उसको किसी चीज़ की कमी है, या फिर ऐसा डिफेक्ट जो अपने चाइल्ड इनहेरिट किया है अपने पेरेंट्स से, ठीक है। तो अपने पेरेंट्स से यदि उसको कोई किसी तरह का प्रॉब्लम इनहेरिट हुआ है, इनहेरिट मतलब उनसे ट्रांसफ़र हुआ है इस बच्चे में, एक जेनेटिक डिजॉर्डर में आएगा, या फिर उस बच्चे के अंदर कोई ऑर्गन नहीं है, या फिर किसी चीज़ का कमी है बाई बर्थ, तो भी जेनेटिक डिजॉर्डर में आएगा। उसके बाद आता है इन्फेक्शन। हेल्थ को हमारा अफेक्ट होता है इन्फेक्शन के द्वारा। और उसके बाद आता है हमारे लाइफ स्टाइल के द्वारा। लाइफ स्टाइल में क्या क्या इंक्लूड किया गया? जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं, हम लोग जो पानी पीते हैं, हम लोग कितना रेस्ट करते हैं, किस तरीके का एक्सरसाइज करते हैं, क्या हमारा आदत है, हम लोग में क्या कमी है, ठीक है, ये सब हमारे लाइफ स्टाइल के अंदर इंक्लूड होता है। और इन सभी कारणों पर हेल्थ हमारा अफेक्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो बताया गया कि आखिर हेल्थ का डिफिनीसन क्या है। जैसे हम लोग नॉर्मली हेल्थ जो यूज करते हैं, तो आखिर हेल्थ का डिफिनीसन क्या है, हम लोग हेल्थ को कैसे डिफाइन करेंगे? तो हेल्थ का सिंपली मतलब अधिकांश लोगों के द्वारा समझा जाता है, जो कॉमन पीपल उनके द्वारा समझा जाता है कि एब्सेंस ऑफ डिजीजेज और फिजिकल फिटनेस। या तो फिजिकल फिटनेस का एब्सेंस होना, या फिर डिजीजेज का मतलब एब्सेंस होना, बीमारी का नहीं होना, उसको हेल्थ माना जाता है। लेकिन एक्चुअली ये हेल्थ का प्रॉपर डिफिनीसन नहीं है। हेल्थ को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो मनुष्य यदि हर तरीके से फिट है, फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशली भी फिट है, तब हम लोग बोलेंगे कि पर्सन हेल्दी है।
व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर इफिशिएंट एट वर्क। यदि पर्सन हेल्दी होता है तो काम को अच्छी तरीके से करता है, इससे क्या होता है, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आता है उसके पास। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल, मतलब कि हेल्थ ठीक होने से लोगों का उम्र भी बढ़ जाता है, उनके रहने का जो क्षमता है मतलब उनका लाइफ इंक्रीज कर जाता है, और इससे जो इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी रिड्यूस होता है, कम होता है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि यदि कोई बच्चा 1 साल के अंदर डेथ हो जाता है तो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब कि यदि माँ का डेथ हो जाता है तो उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज काफ़ी जरूरी है। योग हैज बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अचीव करने के लिए हमारे यहाँ योग पद्धति जो योग सिस्टम जो है काफ़ी समय से, मतलब कि इमेमोरियल टाइम से, मतलब कि जिस समय से हिस्ट्री लिखा नहीं जा रहा उसके पहले से इस तरीके का प्रैक्टिस हमारे किया जा रहा है, हमारे समाज में किया जा रहा है। उसके अलावा फिर अवेयरनेस अबाउट डिजीजेज एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडी, वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड, वाटर रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। तो कहा जा रहा है कि अवेयरनेस अबाउट डिजीज के मतलब डिजीजेज के बारे में अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना, उनके इफेक्ट के बारे में मतलब कि पता करना कि हमारे यदि कोई डिजीज हमारे बॉडी में आता है, कोई बीमारी यदि हम लोग को होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, क्या फंक्शन है उसका। उसके अलावा वैक्सीन डिस्कवर करना, वैक्सीनेशन का यूज करना, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाना, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो जो हमारे घर में कचरा जो प्रोडक्शन होता है, जो हमारे घर से कचरा निकलता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल करना, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर कहने का मतलब कि जो बीमारी को, जो पैथोजन होते हैं बैक्टीरिया वायरस वगैरह, उसको कैरी करने वाले को कंट्रोल करना, जैसे मॉस्किटो को कंट्रोल करना और भी डिफरेंट जो वेक्टर्स हैं। हाइजीन मेंटेन करना खाने में और पानी में, ये सब नेसेसरी है हम लोग को गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम ऑफ द बॉडी एडवर्सली अफेक्टेड कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइंस। तो कहा जा रहा है कि जब हमारे बॉडी में एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन का फंक्शनिंग अफेक्ट होता है, ठीक है, मतलब एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन का जब फंक्शनिंग अफेक्ट होता है तो उससे मतलब कि इसका साइन हम लोग को पूरे बॉडी में दिखता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि इससे क्लियरली पता चलता है कि हम लोग हेल्दी नहीं हैं, हम लोग बीमार हैं, वी हैव डिजीज, हम लोग को एक बीमारी है। डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप इनटू इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शियस। तो डिजीज को मेनली 2 ग्रुप में बांटा जाता है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस ग्रुप। तो जो इजीली ट्रांसमिट हो सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, डिजीज विच आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। तो ऐसे डिजीज जो इजीली ट्रांसमिट होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उसको हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज काफ़ी कॉमन होते हैं, ठीक है, और हम लोग में से मतलब कि अधिकांशतः लोग कभी ना कभी ऐसे कोई बीमारी से सफ़र जरूर किए होंगे। जैसे कॉमन कोल्ड हो गया तो लगभग तो हर आदमी को हो जाता है। सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज आर फैटल। तो जैसे कुछ इन्फेक्शियस डिजीज फैटल भी होते हैं, जैसे एक एड्स जो है वो फैटल भी है। फैटल कहने का मतलब कि उससे डेथ हो जाना, ठीक है। एमोंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में भी डेथ का कारण हो सकता है। जैसे कैंसर एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, लेकिन इसके कारण से भी डेथ हो सकता है। ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। तो ड्रग और एल्कोहल एब्यूज के कारण भी हमारे हेल्थ को निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। ड्रग और एल्कोहल एब्यूज कहने का मतलब कि ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल लेना या फिर मतलब इम्प्रॉपर रूप में ड्रग लेना, कोई मेडिसिन ज़्यादा ले लेना या कम ले लेना, है ना। तो इस तरीके से हमारे बॉडी को निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब है कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में और कौन कौन सा कॉमन डिजीज है उसके बारे में बताया गया है। तो अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, हेलमिन्स। तो हमारे यहाँ जो है डिफरेंट रेंज में, अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, हेलमिन्स हो गए। हेलमिन्स उन कीड़ा को बोलते हैं जो पेट में पाया जाता है, हमारे बॉडी के स्टोमक में जो कीड़ा पाया जाता है उसको हेलमिन्स बोला जाता है। इसके कारण से बीमारी होता है हमारे बॉडी में। सच डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस। तो जो डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म है जिनके कारण बीमारी होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजन के नाम से जानते हैं। मोस्ट पैरासाइट्स आर देयर फॉर पैथोजेंस एज दे काउज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम। तो जितने भी पैरासाइट हैं उसमें से अधिकांशतः जो पैथोजन है, क्यों? क्योंकि उनसे बीमारी होता है, वो हार्म पहुंचाते हैं अपने होस्ट को, जिसके अंदर या फिर जिसके ऊपर वो रहते हैं। द पैथोजेंस कैन इंटर आवर बॉडी ऑफ वेरियस मीन्स। तो पैथोजन हमारे बॉडी में कई तरीके से इंटर कर सकते हैं, ठीक है, और बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज, जिसके कारण से हम लोग के मतलब हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी फंक्शनल डैमेज पहुंच सकता है, हम लोग के काम करने का शक्ति कम हो सकता है। पैथोजन हैव टू अडेप्ट लाइफ विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट। तो पैथोजन जो हमारे बॉडी में इंटर करते हैं
उनको बॉडी के मतलब बॉडी के अंदर अडेप्ट करना पड़ता है। जैसे हम लोग किसी नए एरिया में जाते हैं तो हम लोग को अडेप्ट करना पड़ता है। यदि हम लोग पहाड़ वाले एरिया में जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी ठंड होता है, तो हम लोग उसके खिलाफ मतलब अडेप्ट कर लेते हैं उसके तरीके से, ठीक है। मतलब कि हम लोग स्वेटर ले लेते हैं या फिर ठंडे कपड़े पहन लेते हैं, मतलब कि मोटे कपड़े पहन लेते हैं, तो ये अडेप्टेशन हो गया। और भी अडेप्टेशन के कई तरीके आप देख सकते हैं, छोटे क्लास में पढ़ना होता है। तो जैसे यहाँ बताया गया कि जो भी पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है उसको जो है अडेप्ट करना पड़ता है हमारे बॉडी के अंदर के कंडीशन के हिसाब से। जैसे यदि कोई पैथोजन हमारे पेट में गया है, ठीक है, मतलब हमारे स्टोमक वाले एरिया में यदि वो चला गया है कोई पैथोजन, तो उसको मेंटेन करना था वहाँ पे, उसको मतलब कि उसको अडेप्ट करना पड़ता है लो पीएच के प्रति, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर HCl निकलता है और इसका पीएच वैल्यू काफ़ी लो होता है। तो पता है कि यदि कोई सर्वाइव करना चाहता है, कोई पैथोजन पेट में चला गया और वहाँ सर्वाइव उसको करना, तो उसको लो पीएच के प्रति अडेप्ट होना पड़ेगा। उसके अलावा फिर बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, उसके प्रति उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। A few representatives member from different group of pathogen organisms are discussed here along with the disease caused by them। तो यहाँ पे कुछ डिस्कस किया गया कुछ पैथोजन के बारे में और उनके कारण कौन सी बीमारियाँ होती है, कैसे बच सकते हैं, यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो आइए शुरू करते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहला है कि सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉजेज टाइफाइड इन फीवर इन ह्यूमन बींग्स। तो सैल्मोनेला टाइफी जो है, सैल्मोनेला टाइफी एक तरह का पैथोजेनिक बैक्टीरियम है। बैक्टीरियम सिंगल वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है, और इसी का प्लुरल होता है, एक सिंगुलर वर्ड है और इसका प्लुरल होता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरियम एक सिंगुलर वर्ड है। तो सैल्मोनेला टाइफी एक पैथोजन है जिसके कारण से टाइफाइड फीवर होता है आदमी के अंदर। These pathogens generally enter the small intestine through the food and water contaminated with them and migrate to other organs through blood। तो ये पैथोजन जो है हमारे बॉडी में कैसे इंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे इंटर करता है, तो फूड या वाटर के सहारे इंटर करता है और हमारे बॉडी में माइग्रेट करता है ब्लड के सहारे। मतलब कि सबसे पहले इंटेस्टाइन में खाना के साथ इंटर करता है, उसके बाद बॉडी के दूसरे हिस्से में ब्लड में मिल करके चला जाता है। इसका क्या मतलब कि टाइफाइड का क्या क्या लक्षण यहाँ पे हो सकता है, सिम्टम्स क्या क्या है। तो हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर 37 के आसपास होता है। वीकनेस, स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख का खत्म हो जाना, एपेटाइट यानी कि हंगर, तो भूख का खत्म हो जाना। और सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, तो इस बीमारी के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ्स में अकर इन द सीवियर केस। कभी मतलब कि किसी किसी केस में यदि केस काफ़ी सीवियर हो जाए, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, तो उस समय डेथ भी हो सकता है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब कि इंटेस्टाइन में बहुत सारा होल्स हो जाते हैं उनके बाउंड्री पे, मतलब इंटेस्टाइन के वॉल्स पे, ठीक है, इंटेस्टाइन के आउटर वॉल्स पे होल्स हो जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं इंटेस्टाइनल परफोरेशन, और इसके कारण से बीमारी भी हो जाता है। टाइफाइड फीवर कोड भी कन्फर्म है विडाल टेस्ट। तो इसको कन्फर्म करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं विडाल टेस्ट, ठीक है। तो ये याद रखिए कि विडाल टेस्ट किसको पता करने के लिए होता है, तो टाइफाइड को पता करने के लिए होता है। अ क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मेलन निकनेम टाइफाइड मैरी। तो यहाँ पे एक मैरी मेलन नाम की एक लेडीज का जिक्र किया गया है, ठीक है। एक्चुअली ये सेफ थी, मतलब कि खाना बनाती थी एक घर, मतलब इनका प्रोफेशन ही था खाना बनाना डिफरेंट घरों में जा करके। तो ये न जाने कई लोगों को टाइफाइड इस तरह से बांट दी, मतलब कि टाइफाइड को फैला दी इतने तरीके से, ठीक है, क्योंकि हर घर में जाकर के खाना बनाते और इनको खुद नहीं पता था, तो इनके बनाए हुए खाने से कई घरों में जाकर के टाइफाइड इस तरह से फैल गया। तो सी वजह कुक बाई प्रोफेशन, प्रोफेशनली एक कुक थी, और वह जो टाइफाइड कैरियर हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड, तो एक टाइफाइड कैरियर के रूप में कंटिन्यू करते रहे, टाइफाइड को कैरी करते रहे, स्प्रेड कर दी फॉर सेवरल ईयर थ्रू द फूड सी प्रिपेयर्ड, अपने खानों से, है ना, मतलब कि इनको टाइफाइड था और इनको पता ही नहीं था कि हमको टाइफाइड है, और इस तरीके से खाना वो प्रिपेयर करते रहे और लोग खाते रहे तो बीमार होते गए। बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है, तो बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज निमोनिया इन ह्यूमंस। तो ये जो निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा इन ह्यूमंस विच इन्फेक्ट द एल्वेली ऑफ द लंग्स। तो लंग्स में जो है छोटे छोटे सैक्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे बैग्स की तरह होते हैं, ठीक है, उनको एल्वोली बोलते हैं, उनके लंग्स के वॉल पे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में होते हैं, उनमें हवा भरा रहता है, ठीक है। तो निमोनिया में एक्चुअली क्या होता है कि इन बैग्स को फिल कर दिया जाता है किसी लिक्विड के द्वारा, किसी फ्लूइड के द्वारा, ठीक है। तो निमोनिया का इन्फेक्शन जब होता है तो एल्वेली गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। तो इसके कारण से इसमें फ्लूइड भर जाने के कारण आदमी को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। इसका सिम्टम्स क्या क्या है, द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूडिंग फीवर्स, तो इसमें फीवर होता है, कफ, हेडेक, तो ये सब इसका सिम्टम्स है निमोनिया का। इन सीवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर।
तो कहा जा रहा है किसी किसी केस में जो लिप्स और फिंगर हैं, फिंगर के जो नेल्स हैं वो ग्रे से ब्लू कलर तक चेंज हो सकते हैं किसी किसी केस में, सारे केस में नहीं। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एरोजोल रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन। तो इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स मतलब कि उसके नोज से यदि उसके स्नीजिंग करने के कारण, उसके छींकने के कारण जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, ठीक है, एरोजोल्स जो निकल रहे हैं उसके छींकने के कारण इन्फेक्टेड पर्सन के, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ ग्लास शेयर करने के कारण, बर्तन शेयर करने के कारण, ठीक है, मतलब कि जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो हेल्दी पर्सन है उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। कैसे? तो उसके स्नीजिंग करने से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके कॉन्टैक्ट में आने के कारण, या फिर उसके साथ ग्लास अटेंसिल्स मतलब डिफरेंट बर्तन शेयर करने के कारण हो सकता है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ है। डिसेंट्री, प्लेग, डायप्थीरिया, ETC आर सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में और भी जो बैक्टीरिया के कारण जो डिजीज होता है तो उसमें सबसे बड़ा डिसेंट्री है, प्लेग है, डिप्थीरिया है। तो यहाँ पे हम लोग दो डिजीज के बारे में पढ़े यहाँ पे। तो सबसे पहले था एक निमोनिया, उसके पहले था यहाँ पे निमोनिया के पहले था टाइफाइड, है ना। तो हम लोग दो डिजीज के बारे में पढ़े जो बैक्टीरिया के कारण होता है, उसके सिम्टम्स के बारे में पढ़े और क्यों होता है ये पढ़े हम लोग। इसके अलावा और बैक्टीरिया के कारण जो डिजीज होता है डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, और भी कई डिजीज हैं जो बैक्टीरिया के कारण होता है। अब हम लोग वायरस के बारे में पढ़ते हैं। तो मैनी वायरसेस आल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। तो वायरस के कारण भी ह्यूमन बींग काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ता है, ठीक है। वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में काउंट होता है। एक्चुअली इसको मतलब कि स्प्रेड होने के लिए, इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए लिविंग बींग्स के अंदर जाना पड़ता है, ठीक है। मतलब लिविंग बींग्स के कॉन्टैक्ट में आने के बाद ही ये लिविंग बींग्स बन जाता है, नहीं तो ये नॉन लिविंग की तरह रहता है, ठीक है। राइनो वायरस रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरस है। तो राइनो वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है, ठीक है। राइनो वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है विच काउज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स कॉमन कोल्ड। तो जिसके कारण से जो सब बहुत ही कॉमन बीमारी है कॉमन कोल्ड, ठीक है, किस वायरस के कारण होता है? तो राइनो वायरस ग्रुप के कारण होता है। राइनो वायरस कोई एक वायरस नहीं, एक ग्रुप ऑफ वायरस है। दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पासेज बट नॉट द लंग्स। तो ये जो है कॉमन कोल्ड जो है नोज को इन्फेक्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी पासेज को इफेक्ट करते हैं, लेकिन लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करते। इसमें क्या होता है? द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज बाय नेसल कॉन्जेशन, मतलब कि नाक में कॉन्जेशन हो जाता है, जाम हो जाता है नाक। और उसके बाद फिर हॉर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, ये सब होता है इसमें, विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7, जो 3 से 7 दिन तक चलता है। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीजेज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर आइदर इनहेल्ड डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज पेन्स, बुक्स। तो कहा जा रहा है कि ड्रॉपलेट्स जो इसके द्वारा रिलीज होते हैं, मतलब कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ड्रॉपलेट्स से जो जब वो स्नीज कर रहा है या जब वो खांस रहा है तो जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं उसके कांटेक्ट में आने का, या फिर उसके द्वारा छुए हुए कोई ऑब्जेक्ट को, मतलब उसके हाथ में यदि ड्रॉपलेट्स है और उस हाथ से किसी ऑब्जेक्ट को टच कर दिया है, तो जैसे पेन, बुक, कप या फिर डोर नॉब, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसके कांटेक्ट में आने का हेल्दी पर्सन को भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और भी एक नया डिजीज यहाँ बताया जा रहा है कि सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स। तो कुछ डिजीज जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो जैसे मलेरिया एक काफ़ी फेमस डिजीज है और ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। हम लोग मलेरिया को इरेडिकेट करने के लिए सोच रहे हैं काफ़ी साल से, लेकिन कोई खास उस पर प्रभाव पड़ा नहीं। प्लाज्मोडियम और टीनी प्रोटोजोअन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। तो मलेरिया के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो प्लाज्मोडियम रिस्पॉन्सिबल है, एक छोटा सा प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम के डिफरेंट स्पेसीज पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे प्लाज्मोडियम विवैक्स, पी मलेरिया एंड मतलब पी फॉर प्लाज्मोडियम यहाँ पे, और पी फैल्सीपैरम, ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया। ये तीनों जो प्लाज्मोडियम के जो डिफरेंट स्पेसीज हैं ये रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया के लिए। ऑफ दिस मैलिगेंट मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है उसके कारण जो मलेरिया होता है ये सबसे ज़्यादा सीरियस होता है और यहाँ तक कि फैटल भी हो सकता है। फैटल यानी इसके कारण डेथ भी हो सकता है। यहाँ बताया जाए कि जैसे लेटेस्ट टेक एट अ ग्लांस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के एक लाइफ साइकिल के बारे में तक पढ़ते हैं। तो प्लाज्मोडियम इंटर द ह्यूमन्स बॉडी एज स्पोरोजाइट्स। तो प्लाज्मोडियम आदमी के बॉडी में इंटर करता है स्पोरोजाइट्स के फॉर्म में। स्पोरोजाइट क्या होता है? तो इन्फेक्शन के फॉर्म में, ठीक है, इन्फेक्शियस फॉर्म में हम लोग के बॉडी में इंटर करता है। कैसे इंटर करता है? तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने के कारण। कोई भी मेल मॉस्किटो कभी नहीं काटता है। तो याद रखिए कि मेल मॉस्किटो कभी नहीं काटता है। जब भी हम लोग को जो काटती है तो फीमेल मॉस्किटो काटती है, अब मॉस्किटो कोई भी हो। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज के काटने के कारण, ठीक है, प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है। द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल। तो सबसे पहले जो है लीवर सेल्स में जाता है और उसके बाद आरबीसी को अटैक करता है, रेड ब्लड सेल को अटैक करता है, जिसके कारण से रेड ब्लड सेल टूट जाता है, रप्चर हो जाता है। रप्चर यानी कि टूट जाना। तो रेड ब्लड सेल टूट जाता है। द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। तो आरबीसी के टूटने के कारण टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है जिसको हम लोग हेमोजॉइन बोलते हैं।
ठीक है। हेमोज्वाइन निकलता है जो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर, इसके कारण से काफ़ी ज़्यादा फीवर होता है, हाई फीवर रेकरिंग फॉर एवरी 3 to 4 days व्हेन अ फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमारे बॉडी में जब आ जाएगा, हमारे बॉडी से दूसरे तक कैसे फैलेगा, तो फिर यदि किसी इन्फेक्टेड पर्सन को कोई मच्छर काटेगा तो जो पैरासाइट है, जो प्लाज्मोडियम है, प्रोटोजोआ जो है यहाँ पे, तो मॉस्किटो के बॉडी के अंदर इंटर कर जाएगा और उसी के सलाइवा के का मतलब उसी के सलाइवा में, उसके माउथ में ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, व्हेन ए फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन, दिस पैरासाइट इंटर द मॉस्किटोज बॉडी, ये मॉस्किटो के बॉडी में इंटर करते हैं और वहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं। द पैरासाइट्स मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजाइट्स, तो पैरासाइट वहीं पे मल्टीप्लाई करके स्पोरोजाइट बनाते हैं अपना, और दैट आर स्टोर्ड इन द सेलेवरी ग्लैंड्स, तो जो मॉस्किटो का सेलेवरी ग्लैंड है उसमें जमा रहता है। ठीक है, मतलब मॉस्किटो के बॉडी के अंदर नहीं जाता है प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो के सेलेवरी ग्लैंड में ही जमा होता है। व्हेन दिस मॉस्किटोज बाइट अ ह्यूमन, जब वो मॉस्किटो आदमी को काटता है तो जो स्पोरोजाइट है उस आदमी के अंदर चला जाता है। इस तरह से एक नया पेशेंट बन जाता है मलेरिया का। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो डेट मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर 2 होस्ट, तो मलेरिया का पैरासाइट को 2 होस्ट चाहिए, सबसे पहला ह्यूमन, दूसरा मॉस्किटो। ठीक है, मतलब कि ह्यूमन और मॉस्किटो 2 होस्ट होते हैं मलेरिया के पैरासाइट को अपने लाइफ साइकिल को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है इसके वेक्टर बनती है। वेक्टर का मतलब ट्रांसमिटिंग एजेंट, जो बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है उसको लोग वेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे एक लाइक है उसी जो हम लोग अभी पढ़े उसी को यहाँ पे डायग्राम के मेथड से दिखाया गया, पिक्चराइज किया गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं कि इंटरमेबिया हिस्टोलिटिका। ठीक है, इंटरमेबिया हिस्टोलिटिका इट प्रोटोजोअन पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन विच काउज एम्बायोसाइसिस यानी कि अमेयोबिक डिसेंट्री। तो ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कौन? तो इंटरमेबिया हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोआ है जिसके कारण से आदमी को क्या होता है, तो अमेयोबिक डिसेंट्री होता है, मतलब अमीबा वाला डिसेंट्री होता है। ठीक है, या फिर अमीबोबाइसिस इसको बोल सकते हैं, अमीबोबाइसिस। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प। तो इसके कारण क्या होता है, तो एब्डोमिनल पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज टाइप का हो जाना, मतलब कि एक जाम हो जाना। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है इसके कारण भी। हाउस फ्लाइज एक्ट एंड मैकेनिकल कैरियर, इसके कैरियर के रूप में कौन वर्क करता है, तो हाउस फ्लाई वर्क करते हैं। और पैरासाइट को ये ट्रांसमिट करते हैं एक जैसे दूसरी जगह, खास करके फीसेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर से वहाँ पे से मतलब कि कैरी करके इस बैक्टीरिया को, सॉरी इस प्रोटोजोआ को, और फूड या फूड प्रोडक्ट पे जब वो बैठ जाती है तो उसको कॉन्टेमिनेट कर देती है, या फिर पानी को कॉन्टेमिनेट कर देती है, फिर उसके कॉन्टेक्ट में आने के कारण आदमी इन्फेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि एस्कैराइसिस। ठीक है, एक है एस्कैराइसिस। ठीक है, द कॉमन अराउंड वर्म एंड सॉरी एस्केराइस। ठीक है, तो एस्केराइस जो है वर्म का नाम है और एस्केराइसिस बीमारी का नाम है। तो एस्केराइस द कॉमन राउंड वर्म एंड वुजेरेरिया द फेलेरियल वर्म आर सम ऑफ द हेलमिन्स। ठीक है, तो हेलमिन्स किसको बोलते हैं, जो हमारे बॉडी के स्टोमक वाले पोर्शन में जाता है। विच आर नोन टू पैथोजेनिक टू ह्यूमन। एस्केराइस एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट, एस्केराइस एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो इंटेस्टाइन को मतलब इंटेस्टाइन में रहता है, इसके कारण से एस्केराइसिस होता है। इसका बीमारी का लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, तो सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग, इसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग होता है, मस्क्यूलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पासेज। द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फीसेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेज के साथ इसका जो एग्स है इस बैक्टीरिया सॉरी इस पैरासाइट का, इस प्रोटोजोआ का, वो बाहर निकल जाता है, जिसके कारण से सॉइल, वाटर, प्लांट ये सब कॉन्टेमिनेट होता है। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, और जब कोई पर्सन इसके द्वारा कॉन्टेमिनेटेड वाटर या फिर वेजिटेबल या फ्रूट्स के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, ये था एस्केराइस के बारे में, और बीमारी जो होता है एस्केराइसिस कहलाता है। उसके बाद है वुचेरेरिया द फाइलेरियल वर्म काउज अ स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर। तो कहा जा रहा है कि एक फाइलेरियल वर्म है। फाइलेरिया में क्या होता है, एक्चुअली पैर का मतलब पैर जो है काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, इसको एलिफेंट लेग भी बोला जाता है, हाथी पाँव इसको बोला जाता है हिंदी में, या फिर इलिफेंटाइसिस बोला गया, इसको फाइलेरियासिस भी बोला जाता है। यूजुअली द लिम्फेटिक वेजल्स ऑफ लोअर लिम्स, खास करके लोअर लिम्स वाले पोर्शन में, लिम्स यानी पैर, पैर के लोअर वाले हिस्से में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बीमारी काउज करते हैं। द जेनिटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो ऑफन अफेक्टेड resulting in gross deformities. The pathogens are transmitted to a healthy person through the bite of female mosquito vectors. तो यहाँ भी जो है फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स के कारण, मतलब मॉस्किटो के कारण ये डिजीज होता है। मैनी फंगी बिलोंगिंग टू द जेनरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड
एपिडर्मोफाइटन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म्स। तो रिंगवर्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन जेनरा के जो मतलब कि फंगी होते हैं, इस जेनरे के जो फंगी होते हैं रिंगवर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन। तो रिंगवर्म काफ़ी एक इन्फेक्शियस डिजीज है आदमी का। और इसके तहत होता क्या है, मतलब कि इसमें इस बीमारी में तो अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेशंस ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प। ठीक है, तो स्किन पे, नेल्स पे, ठीक है, खास करके ऐसे स्किन पे जो फोल्ड होते हैं, जहाँ पे फोल्डिंग होता है स्किन का, ठीक है, जैसे टोज जो पैर होता है, पैर का अंगूठा होता है वहाँ पे, तो ऐसे एरिया में रिंगवर्म काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसके कारण काफ़ी ज़्यादा खुजली होता है, इचिंग होता है। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंगी टू ग्रो। तो हमारे बॉडी में हीट और मॉइस्चर जो इस फंगी को ग्रो करने में मदद करता है। ठीक है, रिंगवर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल बाय और बाय यूजिंग टॉवेल्स। तो रिंगवर्म हमारे बॉडी में आता कैसे है? तो या तो मिट्टी से आता है, नहीं तो फिर टॉवेल यूज करने से आता है, क्लॉथ और इवन कम ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। तो जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उनके साथ टॉवेल, क्लॉथ या फिर कॉम शेयर करने के कारण रिंगवर्म हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी इन्फेक्शियस डिजीज। तो इन्फेक्शियस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए पर्सनल और पब्लिक हाइजीन का मेंटेन काफ़ी जरूरी है। मेजर्स फॉर पर्सनल हाइजीन इंक्लूड कीपिंग द बॉडी क्लीन, कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स, etc। पब्लिक हाइजीन तो पब्लिक हाइजीन इंक्लूड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो पब्लिक हाइजीन में क्या क्या आता है? तो मतलब वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल करना, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर। जो वाटर रिजर्वायर है, वाटर टैंक है, उनको प्रॉपरली मतलब कि डिसइंफेक्ट करना है, समय समय पीरियोडिक क्लीनिंग करना, मतलब कि एक खास पीरियड के बाद उसको साफ करना, टैंक को या फिर जहाँ से पानी जाता है। These measures are particularly essential where the infectious agents are transmitted through food and water such as typhoid. In case of airborne disease, तो airborne disease में ये सब मेजर तो लेना ही पड़ता है जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के मेजर लेना पड़ता है, जैसे जो इन्फेक्टेड पर्सन उसके नज़दीक में नहीं जाना चाहिए, है ना, उसके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। तो एयरबोर्न डिजीज के लिए सब है। फॉर डिजीज सच एज मलेरिया एंड फाइलेरियासिस द ट्रांसमिशन थ्रू इंसेक्ट वेक्टर्स। तो जैसे फाइलेरिया हो गया, फिर मलेरिया हो गया, ये सब वेक्टर्स के मतलब कि मॉस्किटो के कारण होते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? तो मॉस्किटो का जो ब्रीडिंग प्लेस है उसको कम करना चाहिए। आसपास यदि पानी जमा हुआ है, स्टेग्नेशन ऑफ वाटर यदि चारों तरफ है रेसिडेंशियल एरिया के आसपास, तो उसको किसी तरीके से हटाना चाहिए। उसको घर में जो कूलर होते हैं उनको रेगुलरली साफ़ करना चाहिए। मॉस्किटो नेट का यूज करना चाहिए। तो ये सब इसके द्वारा कुछ बताया गया। और एक यहाँ पे फिश के बारे में बताया गया। फिशेज लाइक गम्बूसिया। गम्बूसिया एक मछली है जो तालाब में पाई जाती है, उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए तालाब में, ताकि वो फीड करती है मॉस्किटो लार्वा पे, मतलब कि जिस तालाब में होती है उसमें जो मॉस्किटो का लार्वा होता है उसको खा जाती है। ठीक है, उसके अलावा फिर हम लोग इंसेक्टिसाइड को छिड़काव कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे कहीं पानी जमा हो वहाँ पे। इन एडिशन डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विथ वायर मेश। तो ऐसे एरिया पे जहाँ पे मच्छर काफ़ी ज़्यादा है या फिर मलेरिया वगैरह ज़्यादा फैला हुआ है, वहाँ पे हम लोग विंडो पे मतलब कि नेट वगैरह लगा सकते हैं। तो किसी तरीके से मच्छर से कांटेक्ट तोड़ सकते हैं और हम लोग ये सब बीमारी से बच सकते हैं। नेक्स्ट एक द एडवांसमेंट मेक्स इन बायोलॉजिकल साइंस हैव आर्म्ड अस टू इफेक्टिवली डील विथ मैनी इन्फेक्शियस डिजीज। तो बायोलॉजिकल साइंस आज इतना डेवलप कर चुका है कि हम लोग कई इन्फेक्शियस डिजीज से निजात पा चुके हैं और कई से पाने वाले हैं। हर किसी के लिए एक वैक्सीन अवेलेबल है, कुछ बीमारी को छोड़ करके। द यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैज इनेबल्ड अस टू कम्प्लीटली इरेडिकेटेड डेडली डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स। तो जैसे स्मॉल पॉक्स को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जा चुका है। अ लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीज लाइक पोलियो, डिप्थेरिया, न्यूमोनिया एंड टेटनस हैव बीन कंट्रोल। तो और भी कई तरह की इन्फेक्शियस डिजीज जैसे पोलियो, डिप्थेरिया, न्यूमोनिया और टेटनस, ये सब को कंट्रोल पाया जा चुका है उन पर वैक्सीन के सहारे। और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मतलब कि हम लोग हमेशा एक नया और सेफर वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वेरियस अदर ड्रग्स हैज आल्सो इनेबल्ड अस टू इफेक्टिवली ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज। तो एंटीबायोटिक की मदद से या फिर दूसरे दवाई की मदद से भी हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज को काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो बताया जा रहा है कि एवरी डे वी एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। तो हम लोग दिन में कई जगह जो है कई बार इन्फेक्शियस एजेंट के सामने मतलब कि एक्सपोज होते हैं। कहने मतलब कि हम लोग कई बार इन्फेक्शियस एजेंट के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन हम लोग हर बार तो बीमार नहीं पड़ते। इसका क्या रीज़न है? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ द फॉरेन एजेंट। तो हमारा बॉडी जो है डिफरेंट फॉरेन एजेंट से बचने में, है ना, हमारा बॉडी इतना एबल है कि खुद को डिफरेंट फॉरेन एजेंट से डिफेंड कर सके। इसी को हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट द डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म कॉन्फर्ड बाय इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो इसको ओवरऑल इम्यूनिटी बोला जाता है, मतलब कि बॉडी का एक इंटरनल मैकेनिज्म
जो बीमारी से लड़ने वाले ऑर्गेनिज्म से लड़ सकता है, फाइट कर सकता है, ठीक है, उसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी दो तरह का होता है, एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हम लोग पहले इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो है इस पहले मतलब कि बर्थ के समय से ही प्रेजेंट होता है। एक्चुअली इसमें बैरियर एक बनाया जाता है ना, मतलब कि फॉरेन एजेंट के खिलाफ बैरियर बनाया जाता है। तो जैसे इन इम्यूनिटी में 4 तरह के बैरियर होते हैं। पहला होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब कि कोई मतलब कि बैरियर है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, कहने का मतलब ऐसा है। जैसे स्किन हमारे लिए एक फिजिकल बैरियर का काम करता है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। द स्किन इज आवर बॉडी, स्किन ऑन आवर बॉडी द मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा म्यूकस कोटिंग ऑफ द इपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिसल ट्रैक्ट आल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी के ऊपर जो स्किन है एक फिजिकल बैरियर के रूप में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल बैरियर। तो ये क्या है, तो एसिड इन द स्टोमक। तो हमारे बॉडी में जो हमारे स्टोमक में जो एसिड निकलता है, इसके कारण से कई माइक्रोब्स यदि बॉडी के अंदर चल भी जाते हैं तो फिर एसिडिक नेचर होने के कारण वो मर जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े कि जो भी माइक्रोब हमारे बॉडी में इंटर करता है तो उसको वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है। तो मान लीजिए कोई एसिडिक इन्वायरमेंट में अडेप्ट नहीं कर पाया तो मर जाएगा। तो वही एक बैरियर की तरह काम किया यहाँ पे। तो एसिड जो हमारे स्टोमक में एक तरह का बैरियर है। सेलाइवा इन द माउथ, ये भी एक बैरियर है। आँख में हमारा जो आंसू आता है, टीयर फ्रॉम ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि माइक्रोब्स के लिए साइकोलॉजिकल बैरियर का काम, फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करता है। नेक्स्ट है सेलुलर बैरियर। तो सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स यानी WBC ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। तो जैसे WBC भी कई तरह के होते हैं, उनमें से एक का एग्जांपल यहाँ पे दिया जाएगा, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर्स। नेचुरल किलर एक लिम्फोसाइट का टाइप है। इन द ब्लड एज वेल एज माइक्रोफेजेज इन टिश्यू एंड कैन फैगोसाइटोज एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। तो कहा जा रहा है कि जो लिम्फोसाइट हमारे बॉडी के अंदर जो WBC होता है, ल्यूकोसाइट्स होता है, ठीक है, ल्यूकोसाइट जो WBC होता है हमारे बॉडी में यदि कोई बाहर का पार्टिकल इंटर करता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको बर्बाद कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। उसको फैगोसाइटोज कर सकता है, मतलब उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर सकता है। तो ये भी एक तरह का बैरियर हुआ। उसका साइटोकाइन बैक्टीरिया, साइटोकाइन बैरियर्स क्या होता है, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल सेपरेट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरोन्स। तो यदि किसी सेल को वायरस इन्फेक्ट कर दिया है ना, कोई सेल को वायरस इन्फेक्ट कर दिया तो वो सेल क्या करता है, इंटरफेरोन सिक्रेट करता है। इंटरफेरोन एक तरह का प्रोटीन है जो उसको मतलब सेल जो है इस तरह का प्रोटीन एक सिक्रेट करता है। इसके कारण से क्या होता है कि बाकी के जो नॉन इन्फेक्टेड सेल हैं, ठीक है, बाकी के जो नॉन इन्फेक्टेड सेल हैं खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, ठीक है, फॉर फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो इससे क्या होता है कि जो नॉन इन्फेक्टेड सेल हैं उससे वो वायरल इन्फेक्शन से बच जाते हैं, और जितना दूर इन्फेक्शन हुआ था उतना ही दूर वायरल इन्फेक्शन होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये होता है साइटोकाइन बैरियर। तो हम लोग यहाँ पे देखें इन्नेट बैरियर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सॉरी इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़े और हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, तो एक पैथोजन स्पेसिफिक होता है, मतलब कि किसी एक पैथोजन के लिए स्पेशल यहाँ पे इम्यूनिटी आता है, ठीक है। पैथोजन यानी कि कोई भी माइक्रोब जो हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, उसको पैथोजन बोलते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर ये आते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय मेमोरी। तो जैसे जिस तरीके से हम लोग किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो याद कर लेते हैं, है ना, फिर जब एग्जाम में वो चीज़ आता है तो हम लोग वहाँ पे लिख लेते हैं, या फिर जब कोई पूछते हैं तो हम लोग उसको बताते हैं। तो उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर भी होता है। बॉडी हमारा किसी पैथोजन से किस तरीके से लड़ रहा है इस बात को याद रखता है। तो जब पहली बार किसी पैथोजन से इनकाउंटर होता है हमारे बॉडी के अंदर, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जो WBC है उसका इनकाउंटर यदि किसी बाहरी पैथोजन से होता है हमारे बॉडी में पहली बार होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है, और ये काफ़ी लो इंटेंसिटी का होता है। और उसी तरह के इनकाउंटर यदि बार बार होते रहता है, सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, एक ही पैथोजन के से इनकाउंटर यदि बार बार होता है तो इससे क्या होता है, तो हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एनिमिनेस्टिक रिस्पॉन्स। तो इसके बाद जो होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहलाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा हाई पावर का होता है। और इस केस में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर एक मेमोरी बन जाता है, ठीक है, कि इस तरह का पैथोजन आएगा तो इस तरीके से लड़ना है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ 2 स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन द ब्लड। तो हमारे ब्लड में 2 तरह के लिम्फोसाइट होते हैं मेनली, ठीक है। एक्चुअली लिम्फोसाइट तो कई तरह के होते हैं, इनमें 2 तरह का लिम्फोसाइट जो है इस तरीके का रिस्पॉन्स करने में हम लोग को मदद करता है। एक होता है B लिम्फोसाइट, एक होता है T लिम्फोसाइट, ठीक है। तो याद रखिए कि 2 तरह का जो लिम्फोसाइट होता है हमारे बॉडी में वो जो है प्राइमरी रिस्पॉन्स देने में मदद करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में, इम्यूनिटी में। द B लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स रिस्पॉन्स टू पैथोजन और ब्लड टू फाइट विद देम। तो क्या होता है, द B लिम्फोसाइट जो है
एक आर्मी ऑफ प्रोटीन क्रिएट करता है, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन आवर ब्लड टू फाइट विद देम। तो हमारे ब्लड में जैसे ही कोई पैथोजन आता है तो बी लिम्फोसाइट एक प्रोटीन सीक्रेट करता है, तो उसी को बोला गया प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स। दिस प्रोटीन कॉल एंटीबॉडीज, तो ऐसे प्रोटीन को एंटीबॉडी बोला जाता है। और जो टी सेल होता है, जो टी लिम्फोसाइट होता है, एक्चुअल वो सही मतलब कि रियल में देखा जाए तो कोई एंटीबॉडी वो सीक्रेट नहीं करता, बल्कि बी को हेल्प करता है, ठीक है, मतलब टी जो है बी को हेल्प करता है, टी लिम्फोसाइट जो है बी को हेल्प करता है, और बी जो है प्रोटीन सीक्रेट करता है, ये फिर एंटीबॉडी बनाता है, और ये जो है लड़ता है पैथोजन से, ठीक है, पैथोजन यानी वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन, तो किसी भी एंटीबॉडी में 4 पेप्टाइड चेन होते हैं। 2 स्मॉल कॉल्ड लाइट चेन्स और 2 लॉन्गर कॉल्ड हैवी चेन्स। यहाँ पे आप डायग्राम को हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों जो है लाइट चेन है और ये दोनों हैवी चेन है, तो 4 चेन होते हैं किसी भी मतलब कि एंटीबॉडी में। और यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट है, जैसे जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ताला के अंदर ताला और चाबी जिस तरीके से होता है, ठीक है, तो एक दूसरे को लॉक और अनलॉक करते हैं, तो इस तरीके से पैथोजन को बाइंड कर लेंगे, तो और उसके बाद फिर इसके साथ इनकाउंटर होगा। हेंस एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2, इसलिए एंटीबॉडी को H2L2 बोला जाता है, मतलब कि 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, तो हमारे बॉडी में कई तरह के एंटीबॉडी प्रेजेंट मतलब कि प्रोड्यूस किए जाते हैं हमारे बॉडी के द्वारा, जैसे IgA, IgM, IgE और IgG, ये सब जो मतलब ये सब एंटीबॉडी का टाइप है। अ कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडी इज गिवन इन द फिगर, इस फिगर में दिखाया गया है ना। एक्चुअली में एंटीबॉडी इस तरीके नहीं होता है, उसका एक मतलब कि उसका एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे दिखाया गया है। बिकॉज दिस एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड, द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, तो इसको मतलब कि एंटीबॉडी ब्लड में पाए जाते हैं, इसलिए इसको ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोला जाता है। दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ आवर इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी मेडिएटेड, तो कहा जा रहा है कि दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स, 2 तरीके का हमारे बॉडी में जो है एक्वायर्ड इम्यून होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 तरह का होता है, तो उसमें एक तरह का था ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं दूसरा होता है, एक होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। द सेकेंड टाइप इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, द टी लिम्फोसाइट मेडिएट CMI, तो ये टी लिम्फोसाइट के द्वारा किया जाता है। जैसे हम लोग पढ़े कि बी लिम्फोसाइट के द्वारा क्या होता है, प्रोटीन निकाला जाता है, फिर वो एंटीबॉडी क्रिएट करता है, तो ये क्या हुआ, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स हुआ। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है, तो टी लिम्फोसाइट के द्वारा किया जाता है। हालांकि टी लिम्फोसाइट जो है बी लिम्फोसाइट को भी हेल्प करता है प्रोटीन सीक्रेट करने में, ठीक है। तो ये कैसे होता है, टी लिम्फोसाइट मेडिएट CMI वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन लाइक हार्ट organs like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactory, transplantation is the only remedy to enable the patient। तो क्या कहा जा रहा है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देकर समझाएगा, जैसे हार्ट या फिर आई, लीवर, किडनी, ये सब जब फेल कर जाता है अपना काम करने में, है ना, मतलब जब अपना काम करना बंद कर देता है, तो फिर इसको ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। तो ट्रांसप्लांट कराने के लिए एक सूटेबल डोनर को ढूंढा जाता है, मतलब एक ऐसे आदमी को ढूंढा जाता है जो मतलब कि डोनेट कर सके। तो कहा जा रहा है कि वाई दैट द ऑर्गन्स कैन बी टेकन जस्ट फ्रॉम एनी बॉडी, तो फिर क्या दिक्कत है कि मतलब कि ऑर्गन सूटेबल डोनर को क्यों ढूंढा जाता है, किसी से क्यों नहीं ले लिया जाता है ना, मतलब किसी से भी ले लिया जा सकता है, आँख तो हर किसी के पास होता है, किडनी तो हर किसी के पास होता है। व्हाट इज दैट द डॉक्टर चेक, डॉक्टर आखिर चेक क्या करते हैं, तो बताया जा रहा है ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, ग्राफ्ट यानी कि ट्रांसप्लांट करना, ग्राफ्ट का मतलब होता है ट्रांसप्लांट करना, किसी भी सोर्स से यदि ग्राफ्ट किया जाए, ट्रांसप्लांट किया जाए, एनिमल हो, अनदर प्राइमेट यानी कि कोई भी दूसरा आदमी, कोई भी दूसरा जीव जंतु हो, या फिर ह्यूमन बींग हो, कैन नॉट मेड सिंस द ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर। तो कहा जा रहा है कि कहीं से भी हम लोग ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट भी किया जा सकता है बॉडी के द्वारा। हम लोग ट्रांसप्लांट तो कर देंगे, लेकिन ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट भी किया जा सकता है बॉडी के द्वारा, तुरंत या फिर बाद में। टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर इसेंशियल फॉर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट, तो किसी भी ट्रांसप्लांट को करने के पहले टिश्यू मैचिंग और ब्लड मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग होना काफ़ी ज़रूरी है। एंड इवन आफ्टर दिस पेशेंट हैज टू टेक इम्यूनो सुपरसेंट ऑल हिज लाइफ, तो कहा जा रहा है कि इसके अलावा जो है पर्सन के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करना पड़ेगा, मतलब कि इतना मैच करने के बाद भी यदि ट्रांसप्लांट होता है तो पर्सन को इम्यूनिटी डेवलप करना पड़ेगा। द पर्सन इज एबल टू डिफरेंस सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, पर्सन जो है कोई भी पर्सन का इम्यूनिटी इतना जानता है कि कौन उसका है और कौन उसका नहीं है, सेल्फ और नॉन सेल्फ में वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है। और एंड द सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है यही ग्राफ्ट मतलब कि ट्रांसप्लांट के रिजेक्शन का कारण है, जो हम लोग यहाँ पे पढ़े ना कि टी सेल क्या करता है, यहाँ पे टी लिम्फोसाइट क्या करता है, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप करता है, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट के कारण ही कोई भी ट्रांसप्लांट सक्सेस या रिजेक्ट होता है। अब यहाँ पे इम्यूनिटी का 2 टाइप यहाँ पे बताया गया, एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होता है पैसिव इम्यूनिटी। तो ये क्या है, तो व्हेन होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, यदि किसी मतलब कोई भी आदमी है या फिर कोई जानवर है, उसके अंदर यदि इंटर कर गया है वायरस,
किसी भी तरीके से इंटर कर गया है, या तो खाने के फॉर्म में मतलब खाना के साथ, या फिर किसी दूसरे बॉडी की इन्फेक्शन के कारण, ठीक है, तो उसके बॉडी के अंदर इंटर कर गया है तो अंदर इम्यूनिटी डेवलप किया जाएगा, WBC जो है एंटीबॉडी डेवलप करेगा, ठीक है। जो बी ल्यूकोसाइट था, लिम्फोसाइट था, वो इम्यूनिटी एंटीबॉडी डेवलप करेगा यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब एक्टिव इम्यूनिटी क्या हुआ, जब जो एंटीबॉडी है बॉडी के अंदर प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। मतलब व्यक्ति बीमार पड़ा और फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडी उसके अंदर डेवलप हुआ और उसी के बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हुआ, तो उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी। यदि एंटीबॉडी जो होस्ट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस किया गया तब हम लोग उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो, ये काफ़ी स्लो होता है, टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। अपना कंप्लीट रिस्पॉन्स देने के लिए उसको थोड़ा सा समय चाहिए। इंजेक्टिंग माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि रेडीमेड एंटीबॉडीज को डाला जाता है, जैसे एक्चुअली अभी कोरोना वायरस के केस में क्या किया जा रहा है, प्लाज्मा ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, ठीक है। प्लाज्मा ट्रांसप्लांट क्यों किया जा रहा है, तो जो बॉडी जो है, जो मतलब कि कोई पेशेंट है, कोई पेशेंट है यदि वो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड है तो उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो रहा है ना। जैसे हम लोग अभी पढ़ें कि जब भी कोई बीमारी पहली बार बॉडी के अंदर जाता है, कोई भी वायरस, तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है एक एंटीबॉडी डेवलप करता है। तो एंटीबॉडी जिसके अंदर डेवलप हुआ उसके लिए तो एक्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है। लेकिन ये पेशेंट अगर ठीक हो गया, ये रोगी यदि ठीक हो गया, तो ठीक होने के बाद क्या कहा जा रहा है, इससे ब्लड निकाला जा रहा है, इसका ब्लड लिया जा रहा है, ब्लड से फिर प्लाज्मा को अलग किया जा रहा है और उस प्लाज्मा का यूज़ किया जा रहा है दूसरे पेशेंट में। उस प्लाज्मा को डाला जा रहा है दूसरे पेशेंट में, ठीक है। इसे प्लाज्मा को क्यों डाला जा रहा है, क्योंकि इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी है, ठीक है। क्योंकि किससे निकला है, तो एक ठीक हुए पेशेंट से निकला है, ठीक है। उस पेशेंट के ब्लड में एंटीबॉडी डेवलप हो चुका था, वहाँ से प्लाज्मा में एंटीबॉडी लिया जा रहा है, मतलब वहाँ से प्लाज्मा निकाला जा रहा है सिर्फ, और इस प्लाज्मा को डाला जा रहा है कोई पेशेंट में, जो पेशेंट कोरोना वायरस का भी पेशेंट है उसमें डाला जा रहा है। तो वहाँ पे क्या हुआ, पैसिव इम्यूनिटी हुआ। क्यों, क्योंकि इसका जो एंटीबॉडी है दूसरे बॉडी में डेवलप किया गया है। मान लीजिए कोई पर्सन ए है, कोई पर्सन बी है, ऐसे आप समझिए, कोई पर्सन ए है और कोई पर्सन बी है, दोनों कोरोना वायरस इन्फेक्टेड है। पर्सन ए जो है ठीक हो गया, पर्सन बी अभी ठीक नहीं हुआ है, पर्सन बी अभी भी इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से, और पर्सन मतलब किसी भी वायरस से, कोई ज़रूरी नहीं कोरोना वायरस है। तो यहाँ पे पर्सन ए जो है इस तरीके से, पर्सन ए के ब्लड में एंटीबॉडी डेवलप हो चुका है क्योंकि ये तो ठीक हो गया है। तो इसके में ब्लड में जब एंटीबॉडी डेवलप हो गया है तो इसे क्या कहा जा रहा है कि आप ब्लड डोनेट कीजिए। तो ब्लड जब ये डोनेट करेगा तो उस ब्लड में एंटीबॉडी होगा, उस ब्लड से प्लाज्मा निकाल करके उस प्लाज्मा को दिया जा रहा है बी में, ठीक है। तो बी के अंदर भी उसका एंटीबॉडी चला गया इस वायरस का, तो इसके बॉडी को इम्यून सिस्टम जो है उसको हेल्प मिलेगा इस मतलब कि इस एंटीबॉडी से, और इस तरीके से ये भी पेशेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि ठीक हो जाएगा, यदि इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तभी ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने का चांस तो है। तब क्या, तो इस केस में क्या कहा जाएगा, तो ए के पास जो है उसको एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी नहीं कि बॉडी के अंदर डेवलप हुआ है, और पैसिव इम्यूनिटी मतलब दूसरे बॉडी में डेवलप हुआ, आपको वहाँ से एंटीबॉडी निकाल करके आपके बॉडी में डाल दिया गया है, तो इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि जो मदर मिल्क होता है, माँ का दूध होता है, काफ़ी इसेंशियल होता है नए बच्चे के लिए, न्यू बोर्न इन्फेंट के लिए। इसका रीजन क्या है, तो द येलोविश फ्लूइड कोलोस्ट्रम, तो उसमें जो है एक येलो फ्लूइड होता है, एक मतलब उसमें एक लिक्विड होता है उसके दूध में, जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एंटीबॉडी होता है, अबंडेंट एंटीबॉडी, IgA एंटीबॉडी इसके अंदर होता है। एंटीबॉडी कई तरह का होता है, हम लोग ऊपर भी पढ़े थे, जो इन्फेंट को प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर कई एंटीबॉडी होता है जो इन्फेंट को प्रोटेक्ट करता है। द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो जब वो मतलब कि फीटस स्टेज में होता है उस समय भी उसको कई तरह का एंटीबॉडी मिलता है। और ये भी एक पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। क्या है, ये भी एक पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है, क्योंकि बच्चे के अंदर इम्यूनिटी नहीं डेवलप हुआ, बच्चे के माँ के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हुआ और उससे एंटीबॉडी जो बच्चे में गया, तो ये भी एक तरह का पैसिव इम्यूनिटी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे के टॉपिक्स हम लोग कल यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।